नमस्ते साथियों। आज हम क्लास 11th की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के फर्स्ट चैप्टर का ऑडियो वर्जन में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड या नेट का या फिर एपी के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको 11th 12th की सभी बुक्स पढ़नी होती है। लेकिन जिसके पास किताब नहीं है या पढ़ने का समय नहीं है, उनके लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्लास 11th एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें फर्स्ट जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ लिखा हुआ है राजनीति क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दाव पेचों से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वह है जो राजनेता कहते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़ चढ़कर दावे करते और विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरता के ऐसे धंधों को मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि ही नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दल को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल से सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वे अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हम अलग होना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए? क्या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, उसके लिए अपने जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतें और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं
और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं है। दरअसल सरकारें जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीक़े से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने का अवसर मिल सकता है। चूँकि सरकार की कार्यवाहियों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों और गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल है, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा हुआ होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती हैं, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास में देखते हैं तो हमें आंदोलन, विकास, परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराइयों से गौर करें तो हमें यह दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांत ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसी ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेज की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्वी 5वीं शताब्दी में
प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ का विवेचना की। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक माना जाता है और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जैसी अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स और गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचार ने हर पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेता को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक थे जो अपने समय में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है? हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग रफ्तार से अपनी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति और गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता है। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी असक्षम हैं। इसके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में भी हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इस प्रकार कई परिस्थितियों के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इनकी एक वानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा
पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं, इनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां कई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरी, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों को खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार की बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें, उनकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेट सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप यह प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय मेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकारी आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताकझा कर सकते हैं? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए हम बेहतर प्रासंगिक हैं। अब इसमें ना कुछ एड ऑन दिया गया है, तो मैं वो अब अलग से पढ़ रही हूँ। जैसे प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उन्हें एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उनके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से एक सवाल और जांच पड़ताल की, न्याय क्या है। वह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रभावित होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार किया जा सकता है। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाएं और असंगतियों को उजागर करने के लिए एक तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उनके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीत सकते थे चलने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट है कि सेफलस, मतलब कि अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि सुकरात ने यह कैसे किया। सेफलस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है, यह है कि क्या सत्य बोलना और उसका ऋण चुकाना बस इससे अधिक कुछ नहीं है? और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते? जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सही, उसने कहा। लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना
न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, पहले हमने सीधे सीधे कहा कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना ही न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना चाहिए, और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा करना चाहिए। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? इसका जवाब है निसंदेह। जो दुष्ट और शत्रु है उसे चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? ये प्रश्न है। इसका जवाब है पहले से बुरी। कहने का मतलब यह है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घोड़त्व यानी घोड़े के गुण कम होते हैं और श्वानत्व यानी कुत्ते के गुण नहीं। हाँ, घोटकत्व कम होता है यानी घोड़े के गुण। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें श्वानत्व कम होता है, श्वानत्व यानी कुत्ते के गुण, घोटकत्व नहीं। ये क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तब उसमें मनुष्यत्व कम होता है? ये एक प्रश्न है। इसका जवाब है निसंदेह। और वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वह मनुष्यत्व न्याय है? इसका जवाब है निश्चय रूप से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तो मनुष्य घायल हो जाता है, वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है? इसका जवाब है हाँ, परिणाम तो यही है। फिर क्वेश्चन है, लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? इसका जवाब होगा असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? इन क्वेश्चंस का जवाब होगा निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो संभव है, और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, यह निश्चित रूप से। जब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। इसका जवाब होगा, मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है, और जो किसी रोग के बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है। निश्चित ही तब जो किसी चीज़ का अच्छा ख्याल रखवाला होता है वह अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गड़बड़ करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क से तो यही निश्चित है। तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं? तो इसका जवाब दिया जाता है हाँ। पहले हमने सीधे सीधे कहा कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना ही न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए था कि मित्र अच्छे हो तभी उनके साथ अच्छा करना चाहिए तथा शत्रु बुरे हों तभी उनके साथ बुरा करना चाहिए। हाँ, मुझे भी यह ठीक लगता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होगा? इसका जवाब आता है निसंदेह। जो दुष्ट और शत्रु हैं उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन आता है सामने से, काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि ये तर्क वितर्क चल रहा है ना, तो इसमें काउंटर क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। जैसे एक जवाब आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक जवाब। फिर एक क्वेश्चन है कि जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी?
ऑब्वियसली इसका जवाब होगा कि पहले से बुरी। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। कहने का मतलब ये है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है, उनमें घोटत्व यानी घोड़े के गुण कम हैं और श्वानत्व यानी कुत्ते के गुण नहीं हैं। इसका जवाब होगा हाँ, घोटत्व कम होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें श्वानत्व कम होता है, घोटत्व नहीं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सही। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई मनुष्य घायल होता है तब उसमें मनुष्यत्व कम होता है। इसका जवाब होगा निसंदेह। और वह फिर क्वेश्चन है और वह मनुष्यत्व न्याय है। जवाब आता है निश्चित रूप से। फिर एक क्वेश्चन किया जाता है तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। इसका जवाब आता है हाँ, परिणाम तो यही है। फिर एक क्वेश्चन आता है लेकिन क्या संगीतकार उसकी कला से मनुष्यों को संगीत से दूर कर सकता है? इसका जवाब आता है बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? इसका जवाब आएगा असंभव। फिर एक क्वेश्चन आता है और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? इसका जवाब आएगा निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो संभव है। फिर इसका बाद में एक और काउंटर क्वेश्चन आता है और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है? इसका जवाब होता है निश्चित रूप से। फिर एक काउंटर क्वेश्चन है तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है? इसका जवाब आएगा मैंने सोचा है कि शुक्रा तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है। फिर इसका पूरा एक निष्कर्ष है तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे हैं ऋण हैं जो मित्रों को चुकाते हैं और बुरे वे हैं जो शत्रुओं को चुकाने हैं। यह कहना समझदारी नहीं है कि वह सत्य नहीं है, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है कि किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। पॉलीमार्क्स ने कहा है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। जो भी मैंने अभी आपको बताया वो फर्स्ट चैप्टर के बॉक्सेस में दिया गया था। और जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं, जो भी बॉक्सेस में दिया होता है ना, वो ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन उन बॉक्सेस में से ही उठाता है जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हम चैप्टर पे कंटिन्यू बने रहते हैं। फिर है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्यपुस्तक से हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक ही सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसी सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग या किसी एक वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के बारे में हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और उनसे तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के परीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और
हम ठगासा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों और सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभवों पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर है तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान्य सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं और ईंट थापते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो। तब हम यह अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषण न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हों। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इस तरह अधिसंख्यक लड़कियों को स्कूल में इसलिए हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम करने पर जाने के दौरान अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान किसी भी प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब वह पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, जब हम समान अवसर चाहते हैं, जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं, तब हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हम स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पतालों आदि का समुचित बंटवारा जैसे कि अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में असमर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके यह अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए, फिर भी हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अपने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते रहे। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल को सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अक्सर अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की ज़रूरत है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब लोगों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आज भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीति तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों में उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? इसका जवाब है हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं,
पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकीलों या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ाद या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? इसका जवाब है, पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है जो कि छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को ही चुनेंगे, और इसलिए परोक्ष रूप से यह भी हमारे लिए प्रासंगिक है कि क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हम में से सभी गणितज्ञ और इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन के सामान्य प्रतियोगी होता है? दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मामलों के फैसले के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए हम राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देती है। सूचना परक समाज में यदि हम ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करते हैं तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करने की प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुमोदन करते हैं। क्या आपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोता की जानकारी और कद्रदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और संचेतित नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों को हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह करते हैं, चाहे वे अलग जाति से हों या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम समानता के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार हो जाते हैं, और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और हमारी अपनी राय होती है तो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्कसंगत है या नहीं है। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी ढंग से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। यह हमारा क्लास 11th का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो मेन चीज़ ये थी कि राजनीतिक जो सिद्धांत हैं वो क्या सही हैं क्या गलत हैं, उसके बारे में जो तर्क वितर्क करते हैं, जो सोच विचार करते हैं, वो
कभी कभी अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में नौकर रह रहा है तो हम उसके कभी बहुत अच्छा भी ट्रीट कर लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इसके साथ जो हो रहा है वो अच्छा भी हो रहा है। या फिर कभी हम किसी लाइन में लग जाते हैं, किसी फॉर एग्जांपल हम मेडिकल शॉप पे गए हैं, एक लाइन लगी हुई है, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी आप देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी लाइन्स होती हैं। तो कोई पीछे से आगे आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके अधिकार का शोषण हो गया है। वैसे ही इसमें नॉर्मली हमारे जो न्याय है, समानता है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। उसको एक साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही इसमें सुकरात का जो संवाद है उसको बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, आपने मुझसे कुछ कहा, और जब आप मेरे तर्क से सहमत नहीं होते तो फिर एक काउंटर प्रश्न आप पूछते हैं, फिर हम उसका जवाब दिया जाता है। ये सभी पूरी प्रोसेस उसमें बताई गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। और सभी को पॉलिटिकल में इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि अगर आप वोट देने जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपको किसको वोट देना है, अगर आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी, या पिछली पार्टी ने क्या काम किया था या उससे पहले वाले ने क्या काम किया था, और वही पार्टी अभी चुनाव में खड़ी हैं या फिर उनके ही कोई उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारी ही इंफॉर्मेशन जो हमारी रियल लाइफ में जो चीज़ें होती है उन्हीं को कंबाइंड करके एक चैप्टर बनाया गया है जिसमें हमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप देखें तो इसमें सुकरात वाला जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको बताए थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इसमें जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताया आपको कि इसमें महात्मा गांधी के वो था ना, हिंद स्वराज, उसके बारे में आपको याद रखना है। कौटिल्य ने, अरस्तु ने, रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, महात्मा गांधी ने अपने वाद विवाद के द्वारा क्या बताया गया है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा था। और उसके अलावा आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।